नमस्कार दोस्तों, पीजी फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और अपन उसी टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वैसे भी ये जो आप देख रहे हो चित्र, देखो लास्ट टॉपिक छोड़ के गए थे अपन लघु बीजाणु धानी भित्ति। मैं थोड़ा चार्ट से ही कर देता हूँ। लघु बीजाणु अपन पढ़ रहे थे लघु बीजाणु हानि, और मैंने इसके दो पार्ट बताए थे। वैसे एक तो लघु बीजाणु धानी भित्ति, एक तो लघु बताया बताया था लघु बीजाणु हानि, लघु बीजाणु धानी भित्ति बताया था। ठीक है। इसमें जो दूसरा पार्ट बताया था मैंने, दूसरा बताया था बीजाणु जनुतक, बीजाणु जनुतक। इसकी बात कर चुके थे अपन। ठीक है। इसमें मैंने बताया था इसके चार भाग होते हैं। ये गोलाकार, ठीक है, लघु बीजाणु धानी गोलाकार या अंडाकार संरचना में होती है। इसके दो भाग बताए थे, एक तो लघु बीजाणु धानी भित्ति, दूसरा बताया था बीजाणु जनुतक। इस लघु बीजाणु धानी भित्ति में मैंने बताया था कि ये अध स्तरीय, ठीक है, कौन सी होती है, अध स्तरीय, या इसी को कहेंगे अपन हाइपोडर्मल, हाइपोडर्मल परत होती है। ठीक है। इसके चार भाग होते हैं। मैंने बताया था एक तो बाह्य त्वचा, ठीक है, बाह्य त्वचा, या इसी को कह रहे थे अपन क्या, एपिडर्मिस। ठीक है। दूसरा बताया था मैंने अंतस्थ त्वचा, अंतस्थ त्वचा, ठीक है। और तीसरा बताया था मैंने वैसे मध्य परत, मिडिल लेयर, ठीक है। चौथा बताया था मैंने क्या, टेपिटम बताया था, टेपिटम। तो यहाँ यदि अपन बात करें तो देखो ये क्या होता है, जैसे बीजाणु जन ऊतक है लास्ट में, ठीक है, ये बीजाणु जन ऊतक हो गया। ठीक है। उसके बाद, ठीक है, बाह्य त्वचा होती है। बाह्य त्वचा में ये अंतस्थ त्वचा ये होती है। ठीक है। इसमें ये बाह्य त्वचा हो गई, ये अंतस्थीसियम मतलब एंडोथीसियम हो गया, और मध्य परत, और क्या होता है वैसे टेपिटम होता है। ठीक है। इसमें इसी भाग को यहाँ दर्शाया गया है। इसमें बाहर की ओर क्या होती है वैसे, ये बाह्य त्वचा होती है, ठीक है, फिर अंतस्थ त्वचा होती है। ये अंतस्थीसियम हो गया, अंतस्थ त्वचा, ठीक है। ये सबसे बाहर की ओर क्या होती है वैसे, बाह्य त्वचा होती है। जैसे अपन बताएं तो देखो, ये तो मैंने बताया कि क्या होती है वैसे, बाह्य त्वचा होती है, बाह्य त्वचा। तो सबसे बाहर की ओर क्या होती है, सुरक्षा परत होती है। ठीक है। एकल कोशिकीय परत होती है जो सुरक्षा का कार्य करती है। और दूसरा इसी के अंदर मैंने बताया था ये क्या होता है वैसे, एंडोथीसियम मतलब अंतस्थ थीसियम होती है। ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि ये यू आकार की कोशिकाओं की एकल कोशिकीय परत होती है। और इसकी कोशिकाएं क्या करती हैं वैसे, इनमें अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं, और इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, आर्द्रता ग्राही प्रवृत्ति होती हैं, जो शुष्क परिस्थितियों में परागकोश स्फुटन में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। लास्ट इसके आगे मैंने बताया था क्या होती है वैसे, मिडिल लेयर, मध्य परत होती है। ठीक है। ये जो अगली जो बात करेंगे वैसे, ये क्या हो गया, बाह्य त्वचा हो गया, ये क्या हो गया वैसे, अंतस्थ त्वचा हो गया। ठीक है। और इसके बाद जो ये जो भाग होता है ये, ठीक है, ये किसका होता है, मध्य परत का होता है। ठीक है। मध्य परत क्या होती है, मैंने बताया था कि 1 से 3 कोशिकीय परत होती है। यहाँ ये 1 से 3 कोशिकीय परत होती है। ठीक है। मतलब 1 से 3, या तो एक हो सकती है, या दो हो सकती है, या तीन हो सकती है। इसकी कोशिकाएं क्या होती है वैसे, अल्पकालिक होती हैं। ठीक है। जो शीघ्र नष्ट होकर बीजाणु जन ऊतक को क्या करती है वैसे, पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है भाई। फिर आगे अपन ने बात की थी वैसे टेपिटम की सबसे विकसित, ठीक है, ये लघु बीजाणु धानी की सबसे विकसित एवं आंतरिक परत होती है। ठीक है। और मैंने बताया भी था इसका जीव द्रव सघन, ठीक है,
और ये बहुकेंद्रीय कोशिका होती है। टेपिटम की यदि बात टेपिटम की यदि अपन बात कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन अपन ने बताया भी था टेपिटम क्या है और इसके कार्य दीजिए। ठीक है, तो कार्य भी बताए थे कि टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं, बीजाणु जन ऊतक या विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती हैं। दूसरा बताया था टेपिटम की कोशिकाएं लिपिड या वसा की गोलाकार संरचनाओं का स्त्राव करती हैं। ठीक है, जो यूबिस कण कहलाता है, और ये यूबिस कण क्या करते हैं, स्पोरोपोलिन का निर्माण करते हैं जो परागकणों की बाह्य चोल बनाता है। फिर तीसरा बताया था मैंने कि टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं, परागकणों को कैलोज के बंधन से मुक्त करने के लिए कैलोज विकर प्रदान करती हैं या कैलोज एंजाइम प्रदान करती हैं। ठीक है, जिसके कारण जो टेपिटम जो जिसके कारण जो चारों लघु बीजाणु चतुष्क से क्या हो जाती हैं, वैसे मुक्त या स्वतंत्र हो जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण वो क्या कहलाते हैं, वैसे परागकण कहलाती हैं। इसके बाद लास्ट मैंने बताया भी था कि कीट परागित पुष्पों के परागकणों के चारों ओर, ठीक है, टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं, तेलीय पदार्थ का स्त्राव करती हैं, जिसे पोलेन कीट भी कहते हैं। मैंने बताया भी था कि 1 नंबर से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा जाता है पोलेन कीट। ठीक है, तो क्या होता है, वैसे टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं, कीट परागित पुष्पों के परागकणों के चारों ओर तेलीय पदार्थ की परत बनाती हैं, तो उसे क्या कह देते हैं अपन, पोलेन कीट कहते हैं। ये बात अपन कल कर चुके थे। वैसे नेक्स्ट अपन बात करेंगे वैसे टेपिटम के प्रकार की। टेपिटम, ठीक है, टेपिटम के प्रकार। देखो, टेपिटम कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अमीबीय टेपिटम, अमीबीय टेपिटम होता है। ठीक है, अमीबीय टेपिटम होता है, इसी को कहेंगे अपन पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम, पेरीप्लाज्मोडियल। ठीक है, प्लाज्मोडियल टेपिटम होता है, पेरीप्लाज्मोडियल, ठीक है, टेपिटम होता है वैसे। ठीक है भाई। दूसरा क्या होता है वैसे, स्त्रावी, स्त्रावी। ठीक है, स्त्रावी या इसी को कहेंगे अपन ग्रंथिल। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे वैसे, ग्रंथिल टेपिटम होता है ये, ग्रंथिल टेपिटम होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो अमीबिया टेपिटम होता है, ठीक है, अमीबिया टेपिटम होता है, इसकी कोशिकाएं आकार में क्या होती है वैसे, आकार में क्या होगी वैसे, बड़ी कोशिकाएं होती है, जिसके कारण इनकी कोशिका भित्ति क्या हो जाती है वैसे, टूट जाती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या हो जाती है वैसे, टूट जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या हो जाएगी वैसे, टूट जाएगी। इनका जीव द्रव्य अमीबा की तरह चलकर, ठीक है, अमीबिया टेपिटम में क्या होता है, इनकी कोशिकाएं आकार में क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, जिसके कारण इनकी कोशिका भित्ति क्या हो जाती है, टूट जाती है, विघटित हो जाती है, जिसके कारण इनका जीव द्रव्य अमीबा की तरह चलकर, ठीक है, अमीबा की तरह चलकर, ठीक है, अमीबा की तरह चलकर क्या करता है वैसे, बीजाणु जन ऊतक, ठीक है, बीजाणु जन ऊतक, बीजाणु जन ऊतक को क्या करता है वैसे, पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। ठीक है, ऐसा ऐसी टेपिटम की कोशिकाएं क्या होती हैं वैसे, अधिकांश, ठीक है, अधिकांश, ठीक है, ऐसी टेपिटम की कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं वैसे, ट्रेडेंस किया, ट्रेडेंस किया, ठीक है, ट्रेडेंस किया एवं टाइफा में पाई जाती है, टाइफा में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद यदि स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम की बात करें अपन, तो ये भित्तीय टेपिटम भी कहलाती हैं। क्या कहलाती है वैसे, भित्तीय टेपिटम भी कहलाती है। ठीक है, इस टेपिटम की कोशिकाएं अपने यथा स्थान पर रहकर ही, ठीक है, भित्तीय टेपिटम कहलाती हैं, जो अपने स्वयं के, ठीक है, मतलब यथा स्थान, यथा स्थान, ठीक है, पर रहकर ही क्या करती हैं वैसे, पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, बीज लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या बीजाणु जन ऊतक को क्या करती हैं वैसे, पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, पोषण प्रदान करती हैं, इसे स्त्रावी या क्या कहते हैं वैसे, ग्रंथिल टेपिटम कहती हैं। ये कोशिकाएं अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं, अधिकांश द्विबीजपत्री, ठीक है, पादपों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो टेपिटम के प्रकार की बात कर रहे थे, एक तो होता है अमीबिया टेपिटम, जिसको
अमीबिया टेपिटम, जिसको पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम भी कहते हैं। दूसरा होता है स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम, जिसे भित्तीय टेपिटम भी कहते हैं। ठीक है, ये अमीबा की तरह चलकर बीजाणु जन ऊतक को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, ये यहाँ क्या होता है कि जो टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं, अपने यथा स्थान पर रहकर ही क्या करती हैं, वैसे बीजाणु जन ऊतक को पोषण प्रदान करती हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं। इसके बाद अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे, क्योंकि मैंने बताया भी था अभी कि लघु बीजाणुधानी भित्ति, ठीक है, लघु, ठीक है, अपन ने पढ़ा वैसे लघु बीजाणुधानी भित्ति पढ़ लिया, तो लघु बीजाणुधानी, ठीक है, लघु बीजाणुधानी या इसी को कहेंगे परागधानी, परागधानी। ठीक है, तो इसका एक पार्ट पढ़ लिया अपन ने वैसे, कौन सा, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु धानी भित्ति पढ़ लिया वैसे। ठीक है, लघु बीजाणु क्या पढ़ लिया वैसे, धानी भित्ति पढ़ लिया। ठीक है, इसी को कहेंगे अपन क्या, परागधानी भित्ति कहेंगे, परागधानी भित्ति कहेंगे। ठीक है, ये पढ़ लिया अपन ने, इसके चारों पार्ट पढ़ लिए। ठीक है, दूसरा अपन बात करेंगे वैसे बीजाणु जन ऊतक, बीजाणु जन ऊतक। ठीक है, इसकी बात करेंगे, बीजाणु जन ऊतक की बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा लघु बीजाणुधानी भित्ति तो पढ़ लिया, दूसरी बात करेंगे अपन किसकी, बीजाणु जन ऊतक की। तो बीजाणु जन ऊतक क्या होता है वैसे, अपरिपक्व परागकोश। ठीक है, क्या होता है, बीजाणु जन ऊतक की बात कर रहे हैं यहाँ, तो अपरिपक्व परागकोश, अपरिपक्व, ठीक है, परागकोश, अपरिपक्व परागकोश में सजातीय कोशिकाओं का, ठीक है, सजातीय कोशिकाओं का, कोशिकाओं का एक सघन समूह पाया जाता है। ठीक है, सजातीय कोशिकाओं का एक सघन समूह पाया जाता है। ठीक है, या सघन समूह बनता है। ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, उसे ही क्या कहेंगे अपन, बीजाणु जन ऊतक कहते हैं, बीजाणु जन ऊतक कहते हैं। तो मैंने कहा कि अपरिपक्व परागकोश में सजातीय कोशिकाओं का एक सघन समूह पाया जाता है। जब परागकोश अपरिपक्व होता है, क्योंकि लघु बीजाणुधानी एवं बीजाणु जन ऊतक किसमें पाए जाते हैं, परागकोश में पाए जाते हैं। तो जब परागकोश अपरिपक्व होता है तो इसमें समान कोशिकाओं का एक समान कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है, जिन्हें सजातीय कोशिकाओं का समूह कहेंगे, और उस समूह को ही क्या कहेंगे वैसे, बीजाणु जन ऊतक कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये लघु बीजाणु धानी, ठीक है, ये होता है लघु बीजाणु धानी। ठीक है, लघु बीजाणु धानी के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, लघु बीजाणु धानी के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, कहाँ स्थित होता है वैसे, लघु बीजाणु धानी के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है भाई, तो मैंने कहा लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु जनन कहाँ स्थित होता है, लघु बीजाणु धानी के केंद्र में होता है। और जब परिपक्व होने पर, ठीक है, जब परागकोश क्या हो जाते हैं वैसे, परागकोश परिपक्व होने पर, परागकोश के परिपक्व होने पर, परिपक्व, ठीक है, परिपक्व होने पर, ठीक है भाई, परिपक्व होने पर ये क्या करता है वैसे, बीजाणु जन ऊतक, ठीक है, बीजाणु जन ऊतक होने पर, ठीक है, बीजाणु जन ऊतक, बीजाणु जन ऊतक, ठीक है, किसका निर्माण कर देता है वैसे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, मात्र कोशिका का क्या करता है भाई, निर्माण करता है। ठीक है, मात्र कोशिका का क्या कर देता है भाई, निर्माण करता है। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी एक क्या होती है वैसे, द्विगुणित कोशिका है। ठीक है, निर्माण करता है। और यह एक क्या होती है वैसे, 2n कोशिका है। क्या होती है, 2n कोशिका है। अब तक जो भी पढ़ी संरचना अपन ने, ठीक है, वो सभी 2n है।
ठीक है, आपने अभी तक जो भी पढ़ी है, अब तक जो भी संरचना पढ़ी है आपने, वो सारी 2n है, क्योंकि अभी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे अपन, पराग मात्र कोशिका भी कहते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका को ही क्या कहेंगे अपन, पराग मात्र कोशिका, पराग मात्र कोशिका कहेंगे। ठीक है भाई, लघु बीजाणु मात्र कोशिका को क्या कहेंगे अपन, पराग मात्र कोशिका भी कहते हैं। तो मैंने कहा बीजाणु जन ऊतक में कि अपरिपक्व परागकोश में सजातीय कोशिकाओं का एक सघन समूह पाया जाता है। ठीक है, सजातीय कोशिकाओं का एक सघन समूह पाया जाता है, जिससे क्या कह देते हैं अपन, बीजाणु जन ऊतक कहेंगे। लघु बीजाणु धानी के केंद्र में स्थित होता है और परागकोश के परिपक्व होने पर बीजाणु जन ऊतक किसका निर्माण कर देता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, एक 2n कोशिका है। ठीक है, क्योंकि अभी वैसे एक क्वेश्चन के रूप में लेंगे तो इनकी सूत्र गुणिता एक साथ पढ़ लेंगे अपन बाद में। ठीक है, फिलहाल अपन को याद रखना है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका क्या होती है, वैसे 2n कोशिका है। क्या है, 2n कोशिका। ठीक है भाई, तो ये बात किसकी हो गई, लघु बीजाणु ऊतक की हो गई, इसके सॉरी बीजाणु जन ऊतक की हो गई। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु, ठीक है, जनन आता है, इसी को कहेंगे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, स्पोरोजिनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। ठीक है भाई, माइक्रो क्या कहेंगे, वैसे स्पोरोजिनेसिस कहेंगे इसको। ठीक है, कई बार क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है लघु बीजाणु जनन, ठीक है, या माइक्रो स्पोरोजिनेसिस की परिभाषा पूछ ली जाती है, या फिर इन पर क्या होता है कि 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, उनको मैं लिखाऊंगा अभी। ठीक है, उनके आधार पर यहां से क्वेश्चन बना लिया जाता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि लघु बीजाणु धानी, ठीक है, लघु बीजाणु धानी की लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, क्योंकि कौन सी लघु बीजाणु मात्र कोशिका है यहाँ, ठीक है, 2n है। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोल दो चाहे पराग मात्र कोशिका बोल दो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, अर्धसूत्री विभाजन होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है भाई, अर्धसूत्री विभाजन होता है द्वारा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनते हैं वैसे, 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है भाई, और ये चारों लघु बीजाणु एक समूह के रूप में, ठीक है, बनते हैं, ये चारों लघु बीजाणु। ये क्रिया क्या कहलाती है, तो इस प्रक्रिया को, तो इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो मैंने कहा लघु बीजाणु धानी की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो इस लघु बीजाणु जनन में, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें चारों लघु बीजाणु, चारों लघु बीजाणु, ठीक है, चारों लघु बीजाणु, ठीक है, कैलोज भित्ति द्वारा, कौन सी भित्ति द्वारा, कैलोज भित्ति द्वारा एक समूह के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, एक समूह के रूप में, ठीक है, पाए जाते हैं।
तो ध्यान देना, लघु बीजाणु जनन की क्रिया में चारों लघु बीजाणु एक कैलोज भित्ति द्वारा क्या करते हैं, वैसे एक समूह के रूप में पाए जाती हैं, जिससे जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। आगे भी पढ़ेंगे वैसे, लघु बीजाणु चतुष्क से लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ठीक है भाई, वो आगे की बात है कि यहां से क्या होता है वो अलग पढ़ेंगे लघु बीजाणु चतुष्क में। तो मैंने कहा लघु बीजाणु धानी की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब मैं थोड़ा और आपको विस्तार से बताऊं तो देखो, लघु बीजाणु धानी की लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये एक ऐसी कोशिका है जो द्विगुणित है। ठीक है, 2n कोशिका, 2n कोशिका है। लघु बीजाणु धानी की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और कितने लघु बीजाणु बने, 4 अगुणित लघु बीजाणु बन गए। कितने बने वैसे, 4 अगुणित। ठीक है भाई, क्या बने, 4 अगुणित लघु बीजाणु बन गए। ये अपन से पूछा जाता है। ठीक है, और मैंने बताया एक लघु बीजाणु जनन में चारों लघु बीजाणु। ठीक है, कितने लघु बीजाणु चतुष्क बनाएंगे वैसे, एक। मेरे क्वेश्चन आगे आएंगे, उनका आंसर यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो लघु बीजाणु धानी की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे अपन, लघु बीजाणु जनन कहेंगे। और मैंने बताया कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया में चारों लघु बीजाणु एक कैलोज भित्ति द्वारा क्या करते हैं, एक समूह के रूप में पाई जाती हैं, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो यहां अर्धसूत्री विभाजन के दोनों चरण आ चुके हैं। कौन सा, एक तो देखो मैं बता दूं आपको, जैसे मान लो ये क्या है वैसे, 2n लघु बीजाणु धानी, सॉरी लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। इसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन कौन सा हुआ, फर्स्ट। तो अगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बन गई। ठीक है, इनमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन कौन सा हुआ, सेकंड। कितनी कोशिकाएं बन गई यहां, 4। और ये चारों लघु बीजाणु हैं, ये चारों क्या हैं, लघु बीजाणु। ठीक है, तो यहाँ अर्धसूत्री विभाजन के दोनों चरण आ गए। एक तो फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। सेकंड अर्धसूत्री विभाजन मैंने बताया आपको समसूत्री विभाजन के समान ही होता है, आप 11वीं क्लास में ही पढ़ के आए होंगे वैसे। ठीक है, कोशिका चक्र वाले पार्ट में। तो यहाँ क्या होता है, समसूत्री विभाजन, जो अर्धसूत्री विभाजन का जो सेकंड भाग होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड होता है, ठीक है, ये किसके समान होता है, समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। ठीक है, तो मैंने बताया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने लघु बीजाणु बनेंगे, 4। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से केवल एक ही लघु बीजाणु चतुष्क बनता है। ठीक है, तो यहां से अपन क्वेश्चनों को बनाते हैं, देखें कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आप सभी को ध्यान में देखना है। क्वेश्चन फर्स्ट, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से स्वपरागकण या अपन कहेंगे लघु बीजाणु। ठीक है, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए मैंने कहा एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से स्वपरागकण या लघु बीजाणु प्राप्त करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी, कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। देखो भाई, अभी मैंने आपको बताया कि
एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में केवल क्या होता है वैसे, एक ही अर्धसूत्री विभाजन। तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में एक बार ही क्या होता है वैसे, एक अर्धसूत्री विभाजन। हालांकि उसके स्टेप दोनों होते हैं, एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, विभाजन द्वारा केवल, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने परागकण बनते हैं वैसे, चार, चार लघु बीजाणु, ठीक है, चार लघु बीजाणु या क्या बनेंगे वैसे, परागकण बनते। तो मैंने कहा एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने परागकण बन रहे हैं, चार, ठीक है। कितने अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने परागकण बनेंगे, 100, ठीक है भाई। 100 में कितना, कितने का भाग दे दो, चार का, कितने आ जाएंगे वैसे, 25 बार क्या हो देंगे वैसे, अर्धसूत्री विभाजन, 25 बार क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब जाकर अपन को क्या प्राप्त होंगे वैसे, 100 परागकण प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन यदि अपन ले यहां कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, संख्या चेंज कर देता हूं मैं, 40 अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, 40 अर्धसूत्री विभाजनों द्वारा, अर्धसूत्री विभाजनों द्वारा कितने परागकण बनेंगे, कितने परागकण बनते हैं, ध्यान देना। अभी जस्ट ऊपर बोल रहा था मैं कि एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 परागकण बनेंगे, ठीक है। तो यहां देखो एक आंसर बता रहा हूं, ठीक है। एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने परागकण बन रहे हैं वैसे, 4 बन रहे हैं, 4 परागकण बन रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है हमसे कि 40 अर्धसूत्री विभाजन कर दिया, तो 40 बार अर्धसूत्री विभाजन से कितने बन जाएंगे, 40 इंटू 4, कितने, 160 परागकण बनेंगे। कितने बनेंगे भाई, एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकण बन रहे हैं, तो 40 अर्धसूत्री विभाजन से कितने परागकण बन जाएंगे वैसे, 160 परागकण बन जाएंगे, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, देखें। थोड़ा सा देखना है अपन को कि 28 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं, 28 पराग मात्र कोशिका, क्योंकि पराग मात्र कोशिका भी कह सकते हैं इनको, पराग मात्र कोशिकाओं से कितने लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं, ठीक है भाई। तो 28 मैंने कहा लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोल दो, चाहे पराग मात्र कोशिका बोल दो, बात एक ही है। 28 पराग मात्र कोशिकाओं से कितने लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं, ठीक है।
तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, या इसी को कहेंगे क्या, पराग मात्र कोशिका, पराग मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु बन रहे हैं, वैसे कितने लघु बीजाणु चतुष्क बन रहे हैं, यहाँ केवल एक ही लघु बीजाणु चतुष्क बन रहा है, लघु बीजाणु चतुष्क, ठीक है भाई। तो मैंने कहा देखो, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु चतुष्क बन रहे हैं, एक, ठीक है, या एक पराग मात्र कोशिका से एक लघु बीजाणु चतुष्क बन रहा है, तो 28 से कितने बनेंगे, 28 ही बनेंगे, ठीक है भाई, कितने बनेंगे, 28 ही बनेंगे। तो अपना आंसर क्या है वैसे, कि जितने पराग मात्र कोशिका होंगी उतनी अर्धसूत्री विभाजन होंगे, ठीक है, और उतने ही क्या बनेंगे वैसे, लघु बीजाणु चतुष्क बन जाएंगे। क्लियर है ये चीजें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे भी, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है अपन को कि 28 पराग मात्र कोशिकाओं से कितने लघु बीजाणु चतुष्क बनेंगे, ठीक है, तो 28 से 28 ही बने। चलो देखें, अब आगे अपन पढ़ते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। देखो क्या होता है लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क, माइक्रोस्पोर टेट्राड, लघु बीजाणु चतुष्क। तो मैंने बताया भी था कि लघु बीजाणु धानी की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। ये चारों लघु बीजाणु एक समूह के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, इन्हें ही लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। क्या कह देते हैं, इन्हें ही लघु बीजाणु चतुष्क कहेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है कि लघु बीजाणु धानी की लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु बनते हैं। जो एक समूह के रूप में पाए जाते हैं, जो कैलोज भित्ति द्वारा, जो कैलोज भित्ति द्वारा एक समूह के रूप में पाए जाते हैं, जो कैलोज भित्ति द्वारा एक समूह के रूप में पाई जाती हैं, समूह बनाते हैं, बात एक ही पाई जाती हैं, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। तो मैंने कहा लघु बीजाणु धानी की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजनों द्वारा, ठीक है, 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, ठीक है, जो कैलोज भित्ति द्वारा एक समूह के रूप में, ठीक है, किसके द्वारा, कैलोज भित्ति द्वारा एक समूह के रूप में पाए जाते हैं, जिसे लघु बीजाणु के कह देते हैं, वैसे चतुष्क कहते हैं। ध्यान देना कि इसमें जो भित्ति होती है वो कौन सी होती है, कैलोज भित्ति होती है। याद करो मैंने टेपिटम के कार्य बताए थे, तो एक कार्य ये भी बताया था कि परागकण या लघु बीजाणुओं को कैलोज के बंधन से मुक्त करने के लिए, ठीक है, यहाँ टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं, कैलोज विकर या कैलोज एंजाइम का स्त्राव करती हैं,
जो लघु बीजाणु चतुष्क में कैलोज भित्ति को क्या कर देती हैं, वैसे गला देते हैं। ठीक है, तो लघु बीजाणु चतुष्क में कितने लघु बीजाणु होते हैं, वैसे 4। थोड़ा सा आगे पढ़े तो लघु बीजाणु चतुष्क के क्या आते हैं, वैसे प्रकार आते हैं। ठीक है, वैसे तो देखो यहाँ प्रकार 5 पढ़ेंगे, लेकिन मूल रूप से आपको 2 ही काम आएंगे। ठीक है, एक मैंने बताया, देखो एक तो बनती है चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय। ठीक है, एक तो लघु बीजाणु बनता है, कौन सी संरचना बनाता है, चतुष्फलकीय बनाता है। ठीक है, तो ये किस में होता है, ये अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में होता है, द्विबीजपत्री पादपों में। किसमें होता है, द्विबीजपत्री पादपों में होता है। कौन सी संरचना बनाता है, चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। मैं अभी एक बार नाम लिख देता हूं सबका। समद्विपार्श्व। ठीक है, तीसरा होता है क्रोशित, क्रोशित होता है। तीसरा होता है क्रोशित। चौथा होता है क्या, टी आकार का। पांचवा होगा अपना रैखिक क्रम वाला, रैखिक। देखो भाई, यहां चतुष्फलकीय होता है, एक बार मैं इसको, ये देखो चतुष्फलकीय होता है, तो देखो इसकी संरचना कैसे बनेगी। मैं पहले संरचना बना देता हूं, फिर उदाहरण लिख देंगे अपन। इसकी जो संरचना बनेगी, ये चतुष्फलकीय है। इसमें 4 लघु बीजाणु में से केवल 3 लघु बीजाणु अपन को एक सिरे से दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहां 3 लघु बीजाणु अपन को दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, ये कौन सी संरचना बनाती हैं, चतुष्फलकीय संरचना बनाती हैं। और ये किस में होते हैं ये, ठीक है, ये किस में पाई जाती हैं, ये मैंने बताया भी था आपको अभी, द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, द्विबीजपत्री। ठीक है, द्विबीजपत्री पादपों में। ठीक है, इसमें देखने पर अपन को 3 ही दिखाई देंगे, चाहे किसी भी दिशा से देख लो आप। ठीक है, 3 दिखाई देंगे, एक इनके क्या होता है, वैसे पीछे होता है। ठीक है, तो चारों लघु मतलब कितने लघु बीजाणु होती है, चारों। ठीक है, और एक चतुष्फलकीय संरचना बनाती है, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में होता है। समद्विपार्श्व। ठीक है, यहां क्या होता है, देखो मैंने बताया भी कि चारों लघु बीजाणु एक तल में स्थित होते हैं, एक तल में, और आपको यहां चारों दिखाई देंगे। ठीक है, ये एक तल में दिखाई देती हैं, यहां आपको किसी भी तल से देखोगे आप, चारों दिखाई देंगे। ठीक है, ये किस में होते हैं, ये एक बीजपत्री पादपों में होते हैं। किस में होते हैं, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री। ठीक है भाई, एक बीजपत्री पादपों में। क्लियर है ये चीजें। फिर आगे आता है क्रोशित। ठीक है, अब क्रोशित में आपको ध्यान रखना है, यहां जो संरचना बनेगी, इसमें देखो ये यहां लगेगा तो आपको ऐसे कि जैसे चतुष्फलकीय बन रहा हो, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। यहां 2 परागकण। ठीक है, तो 2 परागकण बोल दो, चाहे लघु बीजाणु बोल दो, दो दो लघु बीजाणु, लघु बीजाणु समकोण पर स्थित होते हैं। किस पर स्थित होते हैं ये, समकोण पर स्थित होते हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जैसे ये 2 है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको, यहां ये लघु बीजाणु है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ ये लघु बीजाणु है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तीसरा, ये नीचे है ही, चौथा अपन को दिखाई नहीं देगा, और ये नीचे वाला और वो जो दिखाई नहीं दे रहा, ये परस्पर 90-90 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। ठीक है, और ये किस में पाए जाती है भाई, ठीक है, ये किस में पाए जाएंगे, मैग्नोलिया में पाए जाती है।
मैग्नोलिया। किसमें पाए जाते हैं ये? मैग्नोलिया पादप में पाए जाते हैं। क्लियर है ये चीजें? फिर आगे अपन ये लेते हैं टी आकार का। तो देखो यहाँ टी आकार की एक शेप बनती है, मतलब टी आकृति बनती है। देखो कैसे कि एक तो ये ले लिया मैंने, यहाँ एक ये रहा, एक दूसरा ये रहा, तीसरा ये ले लिया मैंने, चौथा ये ले लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बनती है? वैसे टी आकृति बन रही है। ठीक है, क्या बन रही है? टी आकृति। कि दो लघु बीजाणु तो क्या रहती हैं? वैसे अनुप्रस्थ रहती हैं। अनुप्रस्थ। ठीक है भाई, अनुप्रस्थ का मतलब क्षैतिज। और दो क्या रहते हैं? वैसे लंबवत रहते हैं। लंबवत। चलो तो देखें, दो अनुप्रस्थ कौन से हैं? देखो ये दो अनुप्रस्थ हैं, ये दोनों अनुप्रस्थ हैं। और दो लंबवत कौन से हैं? नीचे वाले दो लंबवत। ठीक है, ये किस में होता है? ये एरिस्टोलोकिया में होता है। ठीक है, एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया में होता है। लोकिया में। क्लियर है ये चीजें? फिर यदि अपन रैखिक की बात करते हैं तो रैखिक आप जानते हो ही कि एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ देखो चारों लघु बीजाणु, जैसे एक, दो, तीन, चार, ये चारों लघु बीजाणु क्या बना रहे हैं? ये एक सीधी पंक्ति बना रहे हैं। ठीक है, ये रैखिक क्रम होता है। और यहाँ यदि अपन लें तो ये किस में होता है भाई? ये होता है हेलोफिला में। हेलोफिला पादप में। हेलोफिला पादप में होते हैं। ये बात थी आपके लघु बीजाणु चतुष्क की। ठीक है, मैंने बताया कि लघु बीजाणु चतुष्क, ठीक है, या इसी को कहेंगे अपन क्या? माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है भाई माइक्रोस्पोर टेट्राड। मैंने बताया लघु बीजाणु धानी की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार क्या बनते हैं? वैसे अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। कितने बनेंगे? चार अगुणित लघु बीजाणु बनेंगे, जो कैलोज भित्ति द्वारा एक समूह के रूप में, ठीक है, पाए जाती हैं, जिन्हें जिन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ठीक है, ये लघु बीजाणु चतुष्क के क्या है? वैसे प्रकार है। मैंने बताया कितने प्रकार होते हैं? वैसे पांच। कितने प्रकार बताए? पांच। पांचों को अपन ने पढ़ा। ठीक है, एक तो लघु बीजाणु सॉरी चतुष्फलकीय संरचना होता है। ठीक है, इसमें चार लघु बीजाणु में से आपको तीन दिखाई देंगे, चौथा इनके पीछे स्थित होगा, जैसे अशोक स्तंभ में होता है। ठीक है, द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। दूसरा होता है समद्वीप पार्श्व। ठीक है, समद्वीप पार्श्व में आपको चारों लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देंगे। ठीक है, एक बीजपत्री पादपों में होती हैं और मुख्य रूप से आपको दो ही याद आती हैं। ठीक है, इन्हीं से अपन को काम चलता है वैसे इनमें। ठीक है, इसके बाद में ये तीन अपन को वैसे याद भी रखने हैं। ठीक है फिलहाल अपन को दो ही याद रखने हैं ज्यादातर तो। तीसरा होता है क्रोसित। ठीक है, क्रोसित में मैंने बताया कि दो लघु बीजाणु तो क्या, दो लघु बीजाणु, ठीक है, एक दूसरे से क्या बनाती हैं? वैसे समकोण 90 डिग्री का कोण बनाती है। किस में पाई जाती है? मैग्नोलिया में पाई जाती है। चौथा बताया टी आकार की शेप बनती है, जिसमें दो लघु बीजाणु अनुप्रस्थ होती हैं, तो दो क्या होती हैं? वैसे लंबवत होती हैं। किसमें होता है? एरिस्टोलोकिया में होता है। पांचवा रैखिक क्रम में होते हैं कि चारों लघु बीजाणु के होते हैं? वैसे रैखिक क्रम एक सीधी पंक्ति में पाई जाती हैं। ठीक है, कौन से पादप में होती हैं? हेलोफिला पादप में होती है। तो ये होता है लघु बीजाणु चतुष्क। इसी में यदि अपन बात करें थोड़ा आगे, तो मैंने बताया देखो लघु बीजाणु जो चतुष्क होता है, ठीक है, अलग से बात करेंगे अपन कि लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क, ठीक है, में चारों लघु बीजाणु में चारों लघु बीजाणु कैलोज भित्ति द्वारा समूह बनाते हैं।
ठीक है। लघु बीजाणु चतुष्क में चारों लघु बीजाणु कैलोज भित्ति द्वारा क्या बनाती हैं, वैसे समूह बनाती हैं। ठीक है, जिसे टेपिटम कोशिकाओं द्वारा स्त्रवित, टेपिटम कोशिकाओं द्वारा स्त्रवित कैलोज विकर, या इसी को बोलेंगे अपन एंजाइम, कैलोज विकर या एंजाइम गला देते हैं। अभी क्या कर देते हैं, गला देते हैं। तो मैंने कहा लघु बीजाणु चतुष्क में चारों लघु बीजाणु कैलोज भित्ति द्वारा समूह बनाते हैं, जिससे टेपिटम कोशिकाओं द्वारा स्त्रवित कैलोज विकर या कैलोज एंजाइम क्या कर देती हैं, इसको गला देती हैं, जिसके कारण ठीक है चारों लघु बीजाणु मुक्त या क्या हो जाते हैं, वैसे स्वतंत्र हो जाते हैं। मुक्त या क्या हो जाती हैं, स्वतंत्र हो जाती हैं। ठीक है, इन्हें परागकण कहते हैं, इन्हें परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसे इन्हें परागकण कहते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने कहा ये मुक्त या स्वतंत्र होकर क्या बनाते हैं, वैसे परागकण बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे अपन आगे चलेंगे तो कुछ बिंदु है। ठीक है भाई, एक तो जैसे ले अपन कौन सी संरचना बनती है, परागपिंड। कौन सी संरचना बनती है, परागपिंड। इसी में कहते हैं पोलिनिया, पोलिनिया, इसी को कहेंगे वैसे पोलिनियम कहते हैं, पोलिनियम। ठीक है, तो यदि अपन ले यहां परागपिंड या पोलिनिया या पोलिनियम में क्या होता है कि आंक एवं आर्किड, आंक एवं आर्किड के पादपों में दो परागकण संयुक्त होकर, में दो परागकण संयुक्त होकर एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं। से से क्या कह देते हैं अपन, परागपिंड बोल दो, चाहे पोलिनिया बोल दो, चाहे पोलिनियम बोल दो, परागपिंड कहते हैं। ठीक है, इसमें यदि अपन लें तो कुछ ऐसी संरचना बनेगी, जैसे देखो ये ऐसी संरचना बनेगी। ठीक है, तो इसको वैसे कलर से भर लिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये भरा, ये जो पूरा भरा हुआ है ये, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वैसे ये परागकण होते हैं। ठीक है, दोनों परागकण मिलकर क्या बनाती हैं, एक विशिष्ट संरचना बनाती हैं, जिससे पोलिनिया या क्या कह देंगे, वैसे परागपिंड कह देते हैं। इसके बाद ठीक है, इसी में अब यदि अपन लें तो नेक्स्ट ड्रोसेरा एवं टाइफा, ड्रोसेरा एवं
ताइफा में चारों परागकण, चारों परागकण कौन से परागकण जो चतुष्क से बाहर आए थे, ठीक है। चारों परागकण एक समूह के रूप में पाए जाती हैं, समूह के रूप में, या अपन कहेंगे लघु चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। ड्रोसेरा एवं टाइफा में चारों परागकण चारों परागकण चतुष्क के रूप में ही पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने कहा ड्रोसेरा एवं टाइफा में चारों परागकण चतुष्क के रूप में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और इसे संयुक्त परागकण कहते हैं। संयुक्त परागकण, ठीक है, किस में बनते हैं वैसे? ड्रोसेरा और टाइफा में कहते हैं। किस में बनते हैं? ड्रोसेरा और टाइफा में बनते हैं। इसके साथ मैंने बताया जब चतुष्क में, चतुष्क में परागकणों की संख्या, चतुष्क में परागकणों की संख्या 4 से अधिक हो, तो ठीक है, तो उसे बहुबीजाणुता कहते हैं। ठीक है, तो लघु बीजाणु चतुष्क की बात की अपन ने, लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार पढ़ लिए, उसके संबंधित जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो पढ़ लिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक अपना परागकण की संरचना पर लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया यहाँ से देखो कि जैसे लघु बीजाणु चतुष्क, ठीक है, तो मैंने बताया कि यहाँ से क्या होता है कि जैसे लघु बीजाणु मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में आती हैं तो कौन सी संरचना बनती है? नर युग्मकोद्भिद तो बोलते हैं अपन, पॉले परागकण बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के आगे अपन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? वैसे परागकण पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।